बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्लाइड शो सही, ये आवाज़ बिल्कुल क्लियर है ना बेटा? जी कट तो नहीं रही है? अगर कहीं पे इशू हो तो मुझे बता देना, ठीक है? जी। हमारा टॉपिक है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। देखो बेटा, बहुत सारे जो है एलिमेंट्स जो है वक्तन फवक्तन दरियाफ्त होते रहे हैं, ठीक है। इनिशियली ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट ये था। आपकी तरफ से कुछ ना वो है, डिस्टर्बेंस है वॉइस में, ठीक है। थोड़ा सा ओके आवाज़, हाँ, किसी चीज़ की सही। शोर है, नॉइज़ है, उसको थोड़ा ठीक करो, ठीक है। अच्छा, पहले अर्लीली मतलब बहुत साल पहले, बिल्कुल इनिशियल जब दुनिया में जो है साइंस के काम शुरू हुए थे, तो वो कहा जाता है इजिप्शियंस और देन ग्रीक्स ने किए थे, ठीक है। ग्रीक्स का कॉन्सेप्ट ये था कि जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, यानी वो हिस्से जो प्योरेस्ट फॉर्म्स ऑफ मैटर होती हैं, ठीक है। एलिमेंट मीन्स द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ एनी मैटर, ठीक है। प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर को हम कहते हैं एलिमेंट। तो वो एलिमेंट जो है वो ग्रीक समझा करते थे कि बस चार हैं, और वो चार कौन से हैं? वो चार हैं, उनके अकॉर्डिंगली हुआ करते थे फायर, अर्थ, वाटर एंड विंड, ठीक है। हवा, पानी, आग और क्या कहते हैं, मिट्टी, ठीक है। ये उनके अकॉर्डिंग था। लेकिन जब वक्त गुजरा है, ठीक है, लेटर ऑन जो है ये पता किया क्या कि जब हम बात करते हैं इसकी, मिट्टी की या जमीन की, तो उसकी अपनी कुछ क्वालिटीज हैं, वो खुद कुछ अलग इम्प्योर चीजों से बनी है। मतलब वो खुद एक कंपाउंड है ना जमीन, ठीक है, या मिक्सचर आप कह रहे हैं, बहुत सारी चीजों का मिक्सचर है, ठीक है। तो वो जो प्योरेस्ट सब्सटेंस है, जिसको आप एलिमेंट कहें, वो कुछ और है। फिर दरियाफ्त होते रहे, वक्त के साथ साथ जो है दरियाफ्त हुए, मुख्तलिफ कॉन्ट्रीब्यूशन रही। मुस्लिम पीरियड भी आया जो आपने पढ़ा है, ठीक है, अल-राज़ी, रॉबरिनर, न्यूलैंड, मेंडली। फिर इन सब ने, अच्छा हुआ ये कि फिर जब जैसे जैसे दरियाफ्त होते रहे एलिमेंट्स, ठीक है, तो क्या होता कि सब्सटेंसेस जो है उनकी तादाद जब कम होती, तब तो किसी तरह से क्लासिफिकेशन हो जाती। लेकिन जब जो है सब्सटेंसेस, दरियाफ्त होने वाले सब्सटेंसेस की तादाद बढ़ती रही, तो जो है फिर नए आपको लाने पड़े क्लासिफिकेशन के मेथड। जैसे इनिशियली अल-राज़ी ने सबसे पहली क्लासिफिकेशन की, ठीक है। लेकिन अल-राज़ी की जो क्लासिफिकेशन थी, वो उस वक्त कहा जाता है कि चंद ही एलिमेंट्स दरियाफ्त शुदा थे, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर ही नहीं हुए थे। अभी तो आपको मालूम है कितने सारे एलिमेंट्स हैं डिस्कवर्ड, ठीक है। उस वक्त जो है एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड नहीं थे, ठीक है। तो क्या हुआ कि अल-राज़ी की क्लासिफिकेशन जो थी वो फिजिकल और केमिकल दोनों प्रॉपर्टीज की बेसिस पे जरूर थी, लेकिन उस वक्त एलिमेंट्स ही डिस्कवर्ड नहीं थे। फिर जब आहिस्ते आहिस्ते जब एलिमेंट्स डिस्कवर होते रहे, तो मुख्तलिफ जो हैं हमारे पास आती रही, मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन जो हैं आती रही। जैसे सबसे पहली क्लासिफिकेशन जो थी वो क्या थी, अभी हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, सबसे पहले डोब्रीनर ने क्लासिफिकेशन की थी, ठीक है। सबसे पहली क्लासिफिकेशन डोब्रीनर ने की। अब जो एलिमेंट्स उसने किस तरह से क्लासिफिकेशन की, हम उसके बारे में बात करते हैं। उसने किया, उसने हर एलिमेंट का तीन तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया, और हर एलिमेंट का जो है जो ग्रुप वो बनाया करता, उसके अंदर उसका सीक्वेंस एक खास रखता, और वो सीक्वेंस ऐसा होता, उसका सीक्वेंस ऐसा होता कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो एवरेज होता, कि मासेस का जो एवरेज निकलता है, एटॉमिक मासेस का एवरेज, वो मिडिल एलिमेंट के साथ था। यही उसके डॉब्रीनर का ट्रायड का रूल था, और इस तरह से उसने कुछ ट्रायड्स बनाए, ठीक है। ज्यादातर उसने जो एलिमेंट्स के ट्रायड बनाए वो तो काम आ गए, ठीक है। लेकिन जब नए एलिमेंट दरियाफ्त होते गए, ठीक है, तो फिर मालूम हुआ कि ये वाली जो एबिलिटी है, ये तो हर एलिमेंट में, ये कैरेक्टरिस्टिक तो हर एलिमेंट जो है वो पूरा नहीं कर सकता। उसकी उसके रूल में ये भी उसने फ्लेक्सिबिलिटी रखी थी कि अगर एग्जैक्ट एरिथमेटिक मीन एग्जैक्ट नहीं भी होता मिडिल एलिमेंट का, तो जैसे ब्रोमीन का है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, ब्रोमीन का जैसे है वो क्लोज टू द एरिथमेटिक मीन जरूर हो सकता है, ठीक है। जो एक्चुअल एटॉमिक मास है वो क्लोजेस्ट टू द एरिथमेटिक मीन जरूर हो सकता है, ठीक है।
उसने अपने तौर से कुछ क्लासिफिकेशन कर दी, ये डोब्रीनर का ट्रायड था। लेकिन जब मुख्तलिफ एलिमेंट्स मजीद दरियाफ्त होते गए, ठीक है, और ये काम दूसरे एलिमेंट्स पे किया गया, तो फिर ये कामयाब तजर्बा नहीं था। ये जो है आपको किताब में दिए गए हैं ट्रायड्स, ये आपको याद होने चाहिए, ठीक है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम याद रखना मुश्किल नहीं है, ठीक है। इत्तेफाक की बात यह है कि सारे एक ही ग्रुप के जरूर होते हैं, ठीक है। हमारा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके सेम ग्रुप के तो जरूर है। तो आपको ये जरूर याद होना चाहिए, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का एक डोब्रीनर ट्रायड बना था, एक डोब्रीनर ट्रायड जो है वो फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का बना था, और एक जो ट्रायड बना था वो कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम का था, ठीक है। आपको ये भी याद होगा कि कौन सा किस ग्रुप का है, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है, पहला ट्रायड जो है वो किस ग्रुप का एलिमेंट है, 1A का, ठीक है, 1A, ठीक है। फिर जब हम बात करते हैं क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो वो कौन सा है, 7A, ठीक है। 7 और जब हम बात करते हैं कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम की, तो वो कौन से हैं, 2A, ठीक है। क्लियर है वाली बात। ये हमने स्टडी किया था डोब्रीनर ट्रायड। लेकिन जब हमने कहा कि डोब्रीनर ट्रायड के मुख्तलिफ इश्यूज आए, तो फिर क्या हुआ, तो फिर हमें डोब्रीनर ट्रायड को जो है खुदा हाफिज कहना पड़ा, और आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड का जो लॉ ऑफ ऑक्टेव था, उसके अकॉर्डिंग उसने कहा, अच्छा मुझे बताओ बेटा, पीरियोडिसिटी का या पीरियड का मतलब क्या होता है, पीरियोडिसिटी का मतलब क्या होता है। हमारे चैप्टर का नाम है ना पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। पीरियोडिसिटी की मीनिंग क्या होता है, ये बता सकती हो। पीरियड मतलब पीरियोडिसिटी अगर आपसे कहा जाए, आपको वर्ड दिया जाए पीरियोडिसिटी, तो उसके मीनिंग क्या होते हैं। पीरियोडिसिटी फ्रॉम टाइम टू टाइम, मतलब बिल्कुल। पीरियोडिसिटी का मतलब ये होता है कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक है या एक काम है, वो एक खास इंटरवल के बाद रिपीट हो, ठीक है, विद सम रेगुलरिटी, रिपीटिशन विद अ रेगुलरिटी, ठीक है। यही रेगुलरिटी उसने नोट की थी अपने एलिमेंट्स को अरेंज करते हुए। उसने क्या किया, जो एलिमेंट्स उस वक्त तक दरियाफ्त हुए थे, ठीक है, उन सबको न्यूलैंड ने उठाया और उन सबको अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक मासेस अरेंज किया। फिर वो देखता कि हर दफा जब 8th एलिमेंट की बारी आती, हर 8th एलिमेंट जो होता उसकी जो क्वालिटीज होती, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते वो सिमिलर होते टू द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे जब वो बात करता लिथियम की, जब वो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन के बाद सोडियम पे आया। अच्छा ये याद रहे कि उस वक्त तक जो है नोबेल गैसेस दरियाफ्त नहीं हुई थी, इसलिए 8A वाले जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो जो 8th एलिमेंट उसके हिसाब से आता, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज पिछले फर्स्ट एलिमेंट से सिमिलर होती, ठीक है। जैसे लिथियम और सोडियम की सेम होती, ठीक है, बेरिलियम और मैग्नीशियम की सेम होती, बोरॉन और एल्यूमिनियम की सेम होती, इसी तरह फ्लोरीन की सेम निकल आती। लेकिन फिर इश्यूज कहाँ पे आए, इश्यूज कब आए, ये अभी हम देखते हैं, ठीक है। इसी वजह से हमें एक बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन तो मिल गई। अगर आज भी आप गौर करें तो हमारी मॉडर्न क्लासिफिकेशन जो है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है, उसकी टेबुलर फॉर्म इसी बेसिस पर तो है। हमने जो अरेंजमेंट हमारे पीरियड्स की है, अरेंजमेंट वो इसी शक्ल में है ना, ठीक है। तो वो ये तो चीज मिल गई। लेकिन उस वक्त का इशू ये था, एक छोटा सा इशू आ गया, ठीक है, जो शायद अगर उसी वक्त एडिशन यहाँ पे ही कर देते तो भी पूरा हो जाता, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि नोबेल गैसेस उस वक्त तक डिस्कवर नहीं थी। अगर नोबेल गैसेस यहाँ पे रख दी जाती तो ये जो है काबिल कबूल होता न्यूलैंड टेबल, ठीक है। न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव वैसे तो सही था, सिर्फ जो है लोगों ने ये कहा कि ये जो नया एलिमेंट दरियाफ्त हुआ है नोबेल गैसेस का, ठीक है, जो हेलोजन है, और हेलोजन के बाद हमारे पास नियॉन है, फिर जो है आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जीनॉन है, ये सब कहाँ रखे, ठीक है, इनकी जगह तो आपके टेबल में ही नहीं है।
इसलिए ये जो है एक्सक्लूड कर दिया गया। फिर जो है उनकी बात ये भी थी कि इसमें हैवियर एलिमेंट्स की तो बात ही आपने नहीं की है। इसमें आप बताएं कि जो है जो हमारे मुख्तलिफ मेटल्स हैं वो सब कहाँ जाएंगे, ठीक है, उनके लिए भी जगह नहीं है। तो अब क्या किया जाए, इसलिए उनका ये पूरा टेबल जो है इस बात की वजह से जो है वो इन चंद बातों की वजह से डिमोलिश हो गया, ठीक है। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव चला गया, लेकिन न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव की उस वजह से हमें मालूम हो गया कि 8वां एलिमेंट हमेशा सिमिलर प्रॉपर्टीज रखता है, और ये आज भी साबित शुदा है, ठीक है। फिर आया एक क्लासिफिकेशन तो नहीं थी, एक तरह की क्लासिफिकेशन भी कह सकते हो आप, लेकिन जो है क्या है कि ये थोड़ा सा डिफरेंट मेथड था, ठीक है। सबसे पहले हमने कहा डोब्रीनर, ठीक है। डोब्रीनर जो था उसने 1829 में ये काम किया था, ठीक है। 1829 के फौरन बाद ही, क्योंकि उसने एक दफा क्लासिफिकेशन कर दी एलिमेंट्स की, तो उसके बाद कुछ अरसे में 1864 से 1869 में जो है न्यूलैंड आ गया, और इसी दौरान एग्जैक्टली इसी दौरान जो है लोथर मेयर भी अपनी क्लासिफिकेशन लेके आ गए, सही है। इन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन को दिखाने के लिए, साबित करने के लिए क्या किया कि जो है एक जो है टेबल ड्रॉ किया, ठीक है। ये टेबल बेटा याद रखना, ये एमसीक्यू में पूछने वाला सवाल है कि जो है ये टेबल किसके दरमियान बना था। ये ग्राफ जो बनाया है उन्होंने लोथर मेयर साहब ने अराउंड 1869, ठीक है। ये इसके हवाले से जो है क्या किया जाएगा, ये कब जो है इसके बारे में, ये किन चीजों में जो है किन चीजों के दरमियान बना है, तो वो सवाल ये है एटॉमिक वॉल्यूम, एलिमेंट्स के एटॉमिक वॉल्यूम, और दूसरी चीज क्या है एटॉमिक वेट। ये बात अपने पास कॉपी में नोट कर लो कि जो वो प्लॉटिंग हुई है ये हुई है एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के दरमियान, ठीक है। फिर जो बात है, दूसरा सवाल इसके हवाले से बनता है वो ये है कि लोथर मेयर के क्लासिफिकेशन में कितने एलिमेंट्स मौजूद थे, ठीक है। तो 56 एलिमेंट्स थे, ठीक है। और ये इस एटॉमिक वॉल्यूम कर्व की बेस पे उन्होंने जो है अपना बनाया था, एक पूरा टेबल बनाया था जो कि 8 ग्रुप्स रखता था, ठीक है। लोथर मेयर के एलिमेंट फिर और सवाल जो आपसे पूछे जाते हैं वो ये होता है कि जो इनकी पीक्स बनती हैं, ये जो आप चार्ट देख रही हैं, जो आप ग्राफ देख रही हैं, इन ग्राफ पे आप देख सकती हैं मुख्तलिफ पीक्स बन रही हैं। तो आपसे सवाल ये किया जाता है इनकी जो पीक्स हैं, ये जो पीक्स हैं आपके इस कर्व में, इस ग्राफ में, उन पीक्स पे कौन से ग्रुप के एलिमेंट्स, ठीक है। तो कौन सा ग्रुप दिखाई दे रहा है पीक पे, तो लिथियम, बिल्कुल। तो ये बात आपको याद रखनी है, ग्रुप 1A के एलिमेंट्स कहाँ पे, ग्रुप की पीक पे, ठीक है। अच्छा, हैलोजन और एलिमेंट्स फॉर्मिंग एसिडिक ऑक्साइड वो कहाँ पे, डिसेंडिंग पोर्शन में। अगर आपसे सवाल किया जाए कि डिसेंडिंग पोर्शन में कौन से एलिमेंट्स हैं, ठीक है, डिसेंडिंग पोर्शन पे कौन से हैं, देखो फ्लोरीन, ठीक है, ये है। उसके बाद फिर अगर आप ये सारे देख रही हैं, ठीक है, ये देखो मेरी जो कौन से बनाएंगे, एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाता है, जितने सारे नॉन मेटल्स हैं वही एसिडिक, हाँ, नॉन मेटल्स बनाते हैं, ठीक है। ये सारे जो हैं वो क्या करेंगे, वो सारे का जो हैं क्या बना रहे हैं आपके, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं, और ये सारे जो हैं डिसेंडिंग पार्ट में मौजूद होंगे, ठीक है। ये देख रही है फ्लोरीन, ये क्लोरीन, ये ब्रोमीन, ये आयोडीन, ठीक है। ये सारे 7A वाले यहाँ पे हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा एसिडिक ऑक्साइड यही बनाते हैं, ठीक है। ये दो आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, एक पीक्स के बारे में, एक जो है एसिडिक ऑक्साइड बनाने वाले एलिमेंट्स यानी कि नॉन मेटल्स जो क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटीन है, यानी कि ग्रुप 7A के एलिमेंट्स के बारे में। तीसरी बात जो इसके बारे में याद रखनी है वो है एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के दरमियान बना है ये ग्राफ, ठीक है। और चौथी बात जो आपको इसके बारे में याद रखनी है वो क्या है, वो ये है कि इसके अंदर 56 एलिमेंट्स थे, ठीक है, और अरेंज किए गए थे इन 8 ग्रुप्स, ठीक है। अगेन 8 ग्रुप्स, 8 का जो नंबर है वो यहाँ पे भी कायम रहता है, ठीक है। आइए हम आगे चलते हैं। लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन में इशू क्या आए, ठीक है। लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन में इशू ये आया कि पीरियोडिक टेबल इनकम्प्लीट था,
ठीक है, क्योंकि उसी दौरान इत्तेफाक की बात है, ये सब जो काम हो रहे थे ना, अभी आप जो न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव पढ़ के आई, उन्होंने 1864 से 1869 में दिया। लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन में भी 1864 से 1869 में काम हुआ, ठीक है। और फिर जो मेंडलीव साहब है, इन्होंने 1869 में अपना जो है पीरियोडिक टेबल दिया था, ठीक है। अब जब जाहिर फिर जब एक बेहतर चीज आ जाएगी उसी दौर में, ठीक है, तो दूसरी जो चीजें उसके मुकाबले पर मौजूद होंगी उनकी अहमियत डेफिनेटली कम हो जाती है, ठीक है। तो लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन और न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन इसलिए ऑब्सोलीट ज्यादा जल्दी हो गई क्योंकि मेंडलीव उनके मुकाबले में ज्यादा बेहतर पीरियोडिक टेबल लेकर आया था, ठीक है। ये सबसे पहला इशू आया था जिसकी वजह से लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन इतनी मशहूर नहीं हो सकी, ठीक है। दूसरी बात जो थी इसके बारे में वो थी कि मेयर की क्लासिफिकेशन जो थी उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बात ज्यादा थी, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक वेट्स की बेसिस पे इनको जो है सारे एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था, ठीक है। तो उसमें एटॉमिक वॉल्यूम, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज एटॉमिक वॉल्यूम, मेलिएबिलिटी, ब्रिटलनेस और इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर जो है वो एटॉमिक वेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो वो आ जाता है, लेकिन क्योंकि एटॉमिक वेट का कोई ताल्लुक, ठीक है, आपकी केमिकल कॉम्बिनेशन से नहीं होता, तो जिस चीज का ताल्लुक केमिकल कॉम्बिनेशन से नहीं होता वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी नहीं बता सकती, ठीक है। तो इसकी वजह से हमें केमिकल प्रॉपर्टीज इधर नहीं मिल सकी थी इस क्लासिफिकेशन की वजह से। लोथर मेयर की क्लासिफिकेशन ने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज के मुताल्लिक कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं बताती थी, लेकिन जब आप मेंडलीव की बात करते, ठीक है, वो तो वहां पे आपको कुछ बेहतर मामला नजर आता, ठीक है। आइए फिर क्या हुआ कि सेम ईयर है 1869 जब मेंडलीव साहब आते हैं और उनके आते ही ये सारा जो है उठा के फेंकना पड़ता है आपको। लोथर मेयर भी फेंकना पड़ता है, जैसे आपने न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव को एक किनारे लगा दिया, ठीक है। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर खास बातें क्या थी आए देखते हैं। काम उन्होंने सिमिलर ही किए थे, ठीक है, लेकिन उनकी कंट्रीब्यूशन जो है थोड़ी सी ज्यादा अहमियत पा गई, ठीक है। एक ये वाला है पीरियड और पीरियोडिक टेबल, ठीक है, और एक आप जो है देख सकती हैं अपनी बुक में, ठीक है, आपकी बुक में भी बना हुआ होगा पेज नंबर 4 पे। आपके पास बुक है बेटा? जी हाँ मेरे पास है। ठीक है, तो बुक पे भी अगर देखो तो पेज नंबर 4 पे एक पीरियोडिक टेबल बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, मेंडलीव साहब का जो पीरियोडिक टेबल था उसकी खुसूसियत ये थी कि उसके अंदर जो आपकी बुक में गिवन है ना, उसको आप जरा गौर से देखें तो उसमें आपको चीजें ज्यादा याद करना आसान होगा कि उसके अंदर आपको दिखाई दे रहा है 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस थी, ठीक है, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस, जिनमें से पहला पहला कौन सा था, 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस बन गई और फिर जो है 8 वर्टिकल कॉलम्स बनते थे, ठीक है। वो 7 हॉरिजॉन्टल लाइंस को क्या कहा करते, पीरियड, और 8 वर्टिकल लाइंस कॉलम्स जो है वो ग्रुप्स कहलाते थे, ठीक है। वर्टिकल लाइन 8 वर्टिकल लाइंस जो है वो ग्रुप्स कहलाती। मेंडलीव ने भी काम वही किया, किस बेसिस पे अरेंज किया था एलिमेंट्स को, अगेन ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, ठीक है। उन्होंने कोई अनोखा काम नहीं किया, अब तक जो पहले के लोग करते आ रहे थे ना उन्होंने भी वही काम किया, लेकिन इनके पास खुसूसियत ये थी कि ये एलिमेंट्स को जो है उनकी उनके उनकी प्रिडिक्शंस भी होती हैं उनके साथ, और उनके हवाले से कुछ ना कुछ वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी बताते, ठीक है। क्लियर है बात? अच्छा, मेंडलीव की जो बातें होती तो उनकी बातें कुछ इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट वो बातें बता देते थे, उन्होंने इतनी सारी इम्पोर्टेंट बातें बताई कि लोग जो है उनकी बातों को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लग गए, ठीक है, और ये समझने लग गए कि ये तो बेहतरीन ये काम लेकर आए हैं, ठीक है, और इस जैसा आप काम हो नहीं सकता, इसलिए यही पीरियोडिक टेबल तकरीबन तकरीबन आपके पास 40-50 साल तक जो है यही चलता रहा, ठीक है। 50 साल तक तकरीबन इसी पीरियोडिक टेबल ने राज किया। अच्छा, ये एक बात ठीक है, इसके अंदर जो है इस पीरियोडिक टेबल की खुसूसियत ये होती कि आपको दिखाई देता कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों सब ग्रुप्स में जो है वो सिमिलर है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने सब ग्रुप्स भी बनाए हुए थे, ठीक है।
और आपने देखा कि जो है इसमें उन्होंने कुछ खाली जगह भी छोड़ दी कुछ एलिमेंट्स के लिए, ठीक है, और उसकी वजह से इनका जो है, और इत्तेफाक की बात है कुछ अरसे बाद जब वो एलिमेंट्स दरियाफ्त हुए, क्योंकि वो उस वक्त तक दरियाफ्त नहीं हुए थे, जब वो दरियाफ्त हुए जैसे स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, तो उनके अंदर वही सिमिलर प्रॉपर्टीज थी जो जो है प्रिडिक्टेड थी, ठीक है। लेकिन आपका क्या ख्याल है उन्होंने प्रिडिक्शन कैसे की होगी? कोई मुश्किल काम था ये प्रिडिक्शन करना, जो उनको जो है इतना इतना बड़ा एजाज मिल गया कि इन जैसा तो अब कोई पीरियोडिक टेबल दे ही नहीं सकता। असल में उन्होंने कोई अनोखा काम नहीं किया था, जो जगह खाली हुआ करती थी वहां पे जो है आप डोब्रीना ट्राइड वाला ही रूल लगा दें, क्या ख्याल है? तो आपको सिमिलर एटॉमिक मास वाला एलिमेंट मिल जाएगा, एग्जैक्टली नहीं होगा सेम, तो भी करीब करीब तो वही होगा ना, सही है। तो वहां पे ये काम आ गया। फिर उन्होंने जो अपना अरेंजमेंट की थी एलिमेंट्स की, वो किस बेसिस पे की थी? वो उन्होंने न्यूलैंड के अंदाज में की थी, ठीक है। तो यूज उन्होंने पुराने काम किए थे और उसके अंदर कुछ नई अपनी प्रिडिक्शंस ले आए थे जो कि उनकी स्टडी की बेसिस पे थी, ठीक है। और जब वो आज के दौर में हम अगर सोच रहे हैं तो हमें बहुत आसान सी बात लग रही है, क्योंकि हमें हमारा दिमाग अब काफी खुल चुका है इस हवाले से बात करते हुए, ठीक है। मेंडलीव ने कुछ एलिमेंट्स की, अब जो उन्होंने काम, जो जबरदस्त वाले काम किए थे वो ये थे, मेंडलीव ने कुछ एटॉमिक वेट्स जो हैं वो करेक्ट भी किए, ठीक है। जो गलत दरियाफ्त किए हुए थे उन्होंने कहा नहीं ये वाला ये इसका हो ही नहीं सकता, इसको चेंज करें। और ऐसा कौन सा एलिमेंट था जिसकी उन्होंने करेक्शन की? उन्होंने एक करेक्ट किया बोरॉन, ठीक है, उन्होंने बोरॉन का किया। और फिर एक इका बोरॉन, यानी बोरॉन जैसा एक एलिमेंट जो है उन्होंने प्रिडिक्ट किया, जो कि बाद में कौन दरियाफ्त हुआ? स्कैंडियम, ठीक है। उन्होंने इका एल्यूमिनियम का नाम दिया, जो कि बाद में बना गैलियम। उन्होंने इका सिलिकॉन का नाम दिया, ठीक है, एक एलिमेंट को, जो कि बना जर्मेनियम, ठीक है। तो ये जो प्रिडिक्शंस थी उसकी वजह से उनका जो है बड़ा मशहूर हो गया पीरियोडिक टेबल, ठीक है। ये वाली बातें थी, ये आपको बातें याद रखनी है, ठीक है। लेकिन जो है इससे जो इम्पोर्टेंट आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, जो बीसीक्यू बन सकता है, वो क्या होगा कि आपको ये प्रॉपर्टीज दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा ये कौन से उससे रिलेटेड है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये जो वर्टिकल कॉलम्स और हॉरिजॉन्टल लाइंस कितनी है, ठीक है, आपके मतलब पीरियड्स और ग्रुप्स कितने थे हमारे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल ने। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल की जो बेसिस थी वो क्या थी? ठीक है, वो वही पीरियोडिक लॉ थी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त एटॉमिक स्ट्रक्चर और एटॉमिक नंबर के बारे में हमें उतनी इंफॉर्मेशन नहीं थी, ठीक है, क्योंकि एटॉमिक नंबर उस वक्त तक जो है वो लोग उसको इम्पोर्टेंट समझते ही नहीं थे। उस वक्त तक एटॉमिक वेट्स ही जो है वो इम्पोर्टेंट समझे जाते थे। फिर ऐसा क्या हुआ कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल को खुदा हाफिज कहना पड़ा। उनके डीमेरिट्स क्या थे? देखो बेटा, हुआ ये कि जब दरियाफ्त होने शुरू हुए आपके पास आइसोटोप्स, ठीक है, तो लोगों ने कहा कि अगर आइसोटोप्स ये हैं, ठीक है, नए नए आइसोटोप्स आ रहे हैं और आपका जो पीरियोडिक टेबल है वो तो जो है बना हुआ है एटॉमिक वेट की बेसिस पे, ठीक है, और यहाँ पे तो उसी एटॉमिक वेट वाला एलिमेंट एक नया दरियाफ्त हो रहा है जो आपके पास पहले से मौजूद था, ठीक है, जो एक एलिमेंट पहले से मौजूद था उसी के सिमिलर वेट वाला एलिमेंट जो है आप नया लेकर आते हैं, और अब उसके लिए तो आपके उसमें कोई जगह नहीं है आपके पीरियोडिक टेबल में, क्योंकि जो है हर आइसोटोप जो है उसकी प्रॉपर्टी तो आपके उस एलिमेंट जैसी नहीं है ना जिसका वो एटॉमिक वेट रखता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो हाइड्रोजन का अगर लेकर आ रहे हैं आप, तो हाइड्रोजन का में जो है फिर हम हाइड्रोजन को किस तरह से हाइड्रोजन के आइसोटोप्स को कहाँ पे प्लेस करें, ठीक है, और फिर दूसरे जो एलिमेंट्स हैं उनके आइसोटोप्स भी कहाँ पे प्लेस हैं, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज सेम एटॉमिक वेट रखने वाले दूसरे एलिमेंट्स से मैच नहीं करती। ये एक इशू था। फिर जो इशू आया वो था कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के हवाले से कोई मालूमात नहीं है, कि इस पीरियोडिक टेबल को देखकर मुझे ये नहीं पता चलता कि जो एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होगा, मसलन उनके अगर जो है उनके वैलेंस शेल जो है उसके बारे में मुझे कोई मालूमात नहीं मिल रही, मुझे इस बारे में मालूमात नहीं मिल रही कि जो है उसके रिएक्शन किस तरह से होंगे, ठीक है। और फिर हमें जैसे लोथर मेयर के क्लासिफिकेशन में आपने देखा कि हमने अभी एक बात की थी कि एटॉमिक ये एसिडिक ऑक्साइड बनाने वाले एलिमेंट्स हैं जो लोअर जो डिसेंडिंग पार्ट्स में, तो हमें ऐसी भी कोई बात जो है मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में नहीं पता चल रही।
अच्छा, फिर दूसरी बात ये थी कि एटॉमिक मास का जो अब इस टेबल को याद करना भी आसान नहीं है, ठीक है। एक और बात ये थी कि हम इस टेबल में जो है कोई हर सक्सेसिव एलिमेंट जो है उसके दरमियान एटॉमिक मास किसी में जो है 2-2, 3-3 का फर्क है, किसी में 1 का फर्क है, किसी में 4 AMU का फर्क है, ठीक है। तो जो हर हर दो एटम्स हैं या हर दो एलिमेंट्स जो आपने एक साथ रखे हैं या एक दूसरे के बाद रखे हैं, उनके दरमियान कोई खास आपको वो ताल्लुक नजर नहीं आ रहा, ठीक है। उनके एटॉमिक मासेस में कोई ताल्लुक नजर नहीं आ रहा, तो फिर अब क्या किया जाए। फिर एक और बात ये थी कि आपके जो है अल्कली मेटल्स और कॉइनेज मेटल्स, उनको सब में को एक ही ग्रुप में आपने डाला हुआ है, ठीक है। जबकि अल्कली मेटल्स की प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। कॉइनेज मेटल्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज कुछ और होती हैं, ठीक है। जब ये इतने मसले मसाइल आने लगे और फिर जो है हमें पता चला कि पीरियोडिक टेबल लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज को अगर हम वहां पे रख दें, ठीक है, लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज अगर आप उसी अंदाज में अरेंज कर दें जिस तरह से अब तक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में असेंडिंग एटॉमिक मासेस की शक्ल में आप अरेंज करते आ रहे थे, तो इतना बड़ा गैप आ जाएगा। हर तो जो लॉ ऑफ ऑक्टेव है वो ही नहीं, वो अप्लाई ही नहीं कर सकते आप, ठीक है। जब ये सारी बातें होने लग गई, फिर जो एक और बात है, ये वाला आपको पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 5 अगर आप देख रही हैं यहाँ पे, वो याद करना चाहिए आपको, ठीक है, कि कौन सा एलिमेंट किससे पहले उन्होंने गलत प्लेस कर दिया था, ठीक है। जैसे आर्गन है, आर्गन 40 होता है और के जो है वो 39 है, ठीक है, तो उसकी प्लेसमेंट गलत हुई थी एटॉमिक मासेस की, और इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या था, सारी गलतियों का रीजन ना एक ही था, और वो रीजन था एटॉमिक मासेस। जितने डिसएडवांटेजेस और डीमेरिट्स हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल के, उन सब की वजह, जो जड़ है ना, वो सबकी सब क्या आ जाती थी, एटॉमिक मासेस की वजह से अरेंजमेंट होना, ठीक है। यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही इशू आया, ठीक है। फिर जब इतनी कहानियां हो गई, इतने मसले हो गए, इतने डीमेरिट्स नजर आ गए, तो इतनी गलतियों, इतनी परेशानियों के बाद थोड़ी कोई उस पीरियोडिक टेबल को रखता। नया पीरियोडिक टेबल लाया गया जिसको आइसोटोप्स की दरियाफ्त के बाद ये सारे काम शुरू हुए, सही है। जो जड़ बनी इन तमाम बातों की कि हमें कुछ नया काम कर लेकर आना है, वो क्या बनी, आइसोटोप्स की दरियाफ्त। और फिर मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल चला गया। जब ये बात पहचानी गई कि आइसोटोप्स अगर एक हैं, ठीक है, अगर आइसोटोप्स मौजूद हैं, तो आइसोटोप्स की मौजूदगी इस बात का सबूत है कि एटॉमिक मास बेसिक चीज नहीं है, जो चीज बार बार तब्दील हो जाती हो, ठीक है। अगर एटॉमिक मास ऐसी चीज है जो कि तब्दील हो जाती है, तो वो किसी भी एलिमेंट की बेसिक प्रॉपर्टी कैसे हो सकती है, ठीक है। किसी का एक कैरेक्टरिस्टिक, अगर हम कहते हैं कि फला सच्चा आदमी है, ठीक है, तो वो सच्चा आदमी कब होता है, जब वो हमेशा सच बोलता हो, ठीक है। ये थोड़ी होता है कि जो है उसने आज सच बोला तो हमने उसको सच्चा आदमी कहना शुरू कर दिया। वो हमेशा सच बोलने वाला हो तो हम उसको सच्चा कहेंगे, ठीक है। यही बात जो है देखी गई कि एलिमेंट्स की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक वो होगी जो कि उनके अंदर हमेशा कायम रहती हो, जबकि आइसोटोप्स की डिस्कवर हो जाना इस बात का सबूत था कि जो एलिमेंट्स हैं, हमारे पास 9-10 मिनट है, ठीक है। जो एलिमेंट्स अभी तक दरियाफ्त हुए हैं और उनकी अरेंजमेंट एटॉमिक मासेस की बेसिस पे हैं, और फिर नए एलिमेंट्स या नए आइसोटोप्स जो दरियाफ्त होकर आ जाते हैं जो सेम एटॉमिक मास रखते हैं, तो इस बात का सबूत देते थे कि एटॉमिक मास इज नॉट द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन एलिमेंट। उस बात के बाद आया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, जो किसने दिया था, मोस्ले ने दिया था, ठीक है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ आया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिया गया। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की जो स्टेटमेंट है, उसने सिर्फ एक बात कही और सारी बातें जो पिछली थी वो रद्द हो गई, ठीक है। वो एक बात ये थी कि जो पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स है, वो एटॉमिक नंबर पे बेस करता है, ठीक है, एटॉमिक नंबर पे बेस करता है। और उसके अलावा उसने कोई अनोखी बात नहीं की, उसने कोई ये बात नहीं कही कि मैं अपने पीरियोडिक टेबल के थ्रू जो है ये बता दूंगा, वो बता दूंगा, नए एलिमेंट्स में प्रिडिक्ट कर दूंगा, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, ठीक है। उसने सिर्फ एक बात कही, एटॉमिक नंबर के बेस पे करके देखो, ठीक है। और जब उसने एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया एलिमेंट्स को, तो निकल के आ गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स। ये इतना जबरदस्त पीरियोडिक टेबल है कि इसके अंदर इसको याद करना आसान, ठीक है।
इसकी प्रॉपर्टीज, इससे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज खुद ब खुद आप प्रिडिक्ट करते हैं, आपको करनी नहीं पड़ती, वो खुद ब खुद सामने देखकर ही पता चल जाता है कि इसकी इस ग्रुप की क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, अगर एक की प्रॉपर्टी आप निकाल लें तो आप बाकियों की केमिकल प्रॉपर्टीज आप सिमिलर होंगी, वो आपने पता कर लेनी है। ठीक है, फिर जो है इसके अंदर लेंथेनाइड एक्टिनाइड सीरीज और जो हमारे दूसरे मेटल्स है ट्रांजिशन मेटल्स, उनको एक अलहदा ग्रुप बना दिया गया। ठीक है, उनके ग्रुपिंग ही अलग कर दी गई, जिससे और मसाइल हल हो गए। ठीक है, जो मामला अब तक पेचीदगी का शिकार थे वो सब कुछ हल होने लगा। ठीक है, अच्छा इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर 7 कॉलम्स हैं। ठीक है, जो आपको याद रखनी है बातें, 7 कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 कॉलम हो गए, और फिर 2 सब ग्रुप्स हैं। ठीक है, 2 सब ग्रुप्स में जो है एक ए कहलाता है और एक बी होता है। ठीक है, और ए जो है वो ए एक तरफ हो गए, बी जो है उनमें सारे ट्रांजिशन मेटल्स आ गए। ठीक है, ए वालों के जो है 8 ग्रुप्स हैं, बी वालों के भी 8 ग्रुप्स हैं। ठीक है, बी वालों के भी 8 ग्रुप्स हैं। अच्छा, फिर और बातें जो इसके बारे में आती हैं वो ये हैं कि कुछ जब आप IUPAC का नया प्रपोजल है, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि IUPAC का जो नया प्रपोजल है उसके अकॉर्डिंगली आपके इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 18, ठीक है, 18 ग्रुप्स हैं। ठीक है, ये बात अपने पास नोट कर लो, क्योंकि वो न्यू प्रपोजल ऑफ IUPAC कहता है कि जो बी ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, ये जो बी आपका पूरा डी और एफ ब्लॉक है वो, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक, इन सबको जो है एक अंदाज में लेके चलना चाहिए। ठीक है, वो कहता है ये ग्रुपिंग जो है ये बेकार है, आप जो है सबको एक ग्रुपिंग में एक तरह से ग्रुप करते जाएं, सारे ग्रुप्स को एक नंबर देते चले जाएं और फिर करें। आप जैसे आप यहाँ पे देख सकती हैं 1 2 3, और फिर जो है 3 भी जो है उसको 3 4 5 6 7, और फिर जो हमने 8 भी जिसको नाम दिया था उसका नाम 8 9 10, और 11 1 भी हो गया, 2 भी जो है वो 12 हो गया, और इस तरह से बाकी सारे। ठीक है, और लास्ट जो है वो हेलोजन कह रही हूँ, नोबल गैसेस वाला ग्रुप है, इनर्ट गैसेस वाला, जो कि 18th है। ठीक है, ये बस आपको बातें याद रखनी है। अच्छा, थोड़ी देर में हमारी क्लास ये वाली जो है वो ओवर हो रही होगी, तो मैं आपको इसका एक लिंक दोबारा भेज दूंगी, हमारे ही जो हमारा हैंग आउट ग्रुप है। ठीक है, अच्छा अब इसके थ्रू हमें मालूम क्या क्या बातें हो रही हैं। हमने कहा कि इसके थ्रू हमें कुछ बातें मालूम होनी। सबसे पहले तो हमने देखा कि ये एलिमेंट्स अरेंज हुए एटॉमिक नंबर के थ्रू। ठीक है, एटॉमिक नंबर के थ्रू जब किया तो सारी कहानी, सारे मसाइल हल हो गए। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बेसिस पे अरेंजमेंट हुई, पहला काम। ठीक है, दूसरा काम ये कि जब ये अरेंज हो गए तो इससे हमें मालूम हुआ कि एस ब्लॉक एक है जिसमें जो है जिसका जो वैलेंस शेल होगा उसके अंदर एस हमारा सब शेल मौजूद होगा, एस सब शेल रखने वाला वैलेंस शेल होगा। ठीक है, तो वो कहलाएगा एस ब्लॉक। ठीक है, जब पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट आप उठाएंगे, ये वाले पी ब्लॉक के कोई एलिमेंट उठाएंगे तो इनका जो वैलेंस शेल होगा उसके अंदर पी सब शेल मौजूद होगा, पी ऑर्बिटल होगा लास्ट जिसके अंदर फिलिंग हुई होगी। ठीक है, और इसी तरह डी और एफ ब्लॉक की भी यही बात है कि डी ब्लॉक वो के एलिमेंट्स वो हैं जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन डी पे एंड होती हो। ठीक है, डी शेल पे एंड होती हो। ठीक है, डी ऑर्बिटल पे, और एफ वालों की एफ पे एंड होगी। ठीक है, इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो आपको अच्छी आनी चाहिए। ठीक है, और वो आपको याद भी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आपको ये मालूम हो गया इसके थ्रू 1A वाले जो होंगे, 1A के जो एलिमेंट्स हैं उनकी ऊपर आप लिख लीजिए sp1। ठीक है, यानी कि इनका जो एस शेल होगा, ठीक है, sp कह रही हूँ, एस। ठीक है, उनके अंदर एस के एस ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये बात आपको याद होनी चाहिए कि S1 है तो ये कौन सा एलिमेंट, किस ब्लॉक का या किस ग्रुप का एलिमेंट होगा। ठीक है, S2 है तो ये 2A का होगा। अगर P3 है, S2P1 है, ठीक है, तो
बैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 3, 2 + 1 3, ठीक है। और वो एलिमेंट खुद किसका होगा? 3a का होगा। S2p2 तो 4a होगा, S2p3 तो 5a होगा, अगर S2p4 है तो 6a होगा, S2p5 है तो 7a होगा, और S2p6 है तो 8a होगा, ठीक है। ये वाली बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। फिर जो है यहाँ पे जब आप आते हैं इधर से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे 3b में आप देखते हैं कि D1 रखता है, ठीक है, इसमें D1 है, ये आपको थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए कि ये D1 है, D2 है, और यहाँ पे 2 नंबर आगे चलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 1b और 2b जो है उनके अंदर क्या है? D10S1, D10S1 वाले कौन से हो गए? ये वाले हो गए कॉइनेज मेटल्स, ठीक है। आपको याद होना चाहिए कॉइनेज मेटल्स कौन से? कॉपर, सिल्वर और गोल्ड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड 1d के एलिमेंट्स हैं, कॉइनेज मेटल्स कहलाते हैं, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन D10S1 होती है, ठीक है, D10S1। जबकि जब आप बात करते हैं इनकी 2b वालों की, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ठीक है, तो इनकी क्या होती है? D10S2, ठीक है, D10S2। जबकि यहाँ पे जब आप बाकियों की तरफ आएंगे तो फिर जाहिर है D1S2 होगा, D2S2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 3 - 2 1, ठीक है, तो S में जो है D के अंदर जो है वो 1 होगा, ठीक है। इसी तरह अगर 4b के D ऑर्बिटल में मुझसे पूछा जाए तो मैं 4 - 2 2 करूंगी, ठीक है। तो D में 2 और S में भी 2, D2S2 इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। ये तरीका है इनके बारे में बातें याद रखने का, सही। ये हमने इसके बारे में स्टडी कर लिया। अब जो है मेरे ख्याल में मुझे मीटिंग एंड करनी चाहिए, मैं आपको थोड़ी देर में एक और जो है लिंक भेजती हूँ, ठीक है। टेक अ गैप ऑफ 5 मिनट्स। मुझे लगता है मैं पहली बात नहीं